एक बार जोरदार तालियां इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि देश को सबसे बेहतर तरीके से बदलने वाली ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पाटिल साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ी हैं, देश को मजबूती देने वाली। और विकसित भारत के इसी विजन पर आज हम एक बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से सर आपका स्वागत करती हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी अगर गिने चुने कोई लोग हैं तो उसमें शामिल है सीआर पाटिल साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 शब्दों में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को अगर आप समराइज कर सकें तो वो 3 शब्द कौन से होंगे? सुरक्षित भारत, विकसित भारत और फ्यूचर में जो महासत्ता बनने के और बढ़ रहा है ऐसा भारत बनाने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का सबसे बड़ा योगदान है। जी सर, 2014 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की अपील की, ब्रांड एम्बेसडर बनाए, और फिर उसके बाद हर घर जल जैसी योजनाएं थी वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े विजन के तौर पर हमने देखी। लेकिन आज जब हम चर्चा करते हैं इसकी उपलब्धियों के साथ, आपको लगता है कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट्स आज एक सस्टेनेबल मॉडल में तब्दील हो चुके हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने विकसित भारत का 2047 का टारगेट दिया है। अगर लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में या सूर्योदय के पहले टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनकी सुरक्षा का प्रश्न आता है, ऐसा भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। और इसीलिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने टॉयलेट बनाने का आह्वान किया। सरकार ने पैसा दिया और 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बने, जिसके कारण 60 करोड़ लोगों की जो बाहर शौच के लिए जाने की आदत थी वो बदल गई। ये मोदी साहब के सरकार के यहाँ फिगर नहीं है, ये WHO के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात कही आपने, हर घर नल से जल की बात है जी। तो मैंने जो कहा वैसा ही कि WHO का रिपोर्ट ही कहता है कि ये योजना आने के पहले 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए दूर दराज तक भटकती थी। जो भी पानी मिले, जो भी क्वालिटी का मिले वो लेके आती थी। उसके कारण कई बीमारियां होती थी। रोज उनके 5.5 करोड़ घंटे पानी लेने जाने में आने में उनको लगता था। आज उनका जो समय बचा है वो समय वो अपने बच्चों के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन में वो खर्च कर सकती हैं। जो बोझ उठाकर उसको आना पड़ता था उसमें से उसको मुक्ति मिली है। और जो नल से जल आया वो शुद्ध पानी उसके घर में आया, उसके कारण पहले जो गंदा पानी उसको मिलता था उसके कारण जो पूरे देश में अलग अलग गांव में जो बीमारियां होती थी तो सरकार के उस छोड़कर वो अपने आप जो आयुष्य जो पैसा खर्च कर सकते थे वो करीब 8.4 लाख करोड़ रुपया वो अपने दवाइयों के लिए खर्च करते थे। वो 8.4 लाख करोड़ रुपया इसके कारण बचा है। महिलाओं सुरक्षित हो गई, महिलाओं को दूर तक जाने से मुक्ति मिली और अच्छा पानी उनको अपने घर में मिलने लगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है। अभी तक 16 करोड़ घरों में पानी दिया गया है और 2028 दिसंबर तक और 3 करोड़ घरों में पानी देना है, उसके लिए काम चल रहा है। तो विकसित भारत कहना तो आसान है, मगर विकसित भारत तक आगे बढ़ने के लिए अगर हम टॉयलेट नहीं बनाएंगे, अगर हम पानी नहीं देंगे तो विकसित भारत संभव ही नहीं है। तो ये प्राइमरी है। ऐसी बहुत सी योजना है। तो बहनों के लिए गैस के कनेक्शन दिए गए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए और कई कदम उठाए गए, हर सेक्टर के लिए काम किया गया। तो विकसित भारत तक पहुंचने के लिए सभी आवश्यक योजना में से ये दोनों योजना है और जो दोनों हमारे मंत्रालय की है। बिल्कुल। और 15 करोड़ 83 लाख टू बी प्रिसाइज ये नल कनेक्शन जो पहुंचा है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ ही आपने क्योंकि महिलाओं का जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर घर में शौचालय बनना चाहिए, आज जब हम बात करते हैं आपको लगता है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर, एक डिग्निटी को लेकर एक बहुत मजबूत स्तंभ के तौर पर इस योजना ने काम किया है? योजना के कारण मैंने कहा कि महिलाओं तो सुरक्षित भी हो गई और महिलाओं को पहले अगर शौच के लिए जाना था तो सूर्यास्त की वो वेट करती थी, तो पूरा गंदगी अपने शरीर में लगती थी, उसके कारण उसको कई प्रकार की बीमारियां भी होती थी। और जो उनके बच्चे भी शौच के लिए बाहर जाते थे उनको जो डायरिया के वजह से हर साल करीब 60,000 बच्चों की मौत होती थी।
पहले ही 5 साल के अंदर करीब 3 लाख बच्चों को मौत से बचाया गया है। तो अपने आप में ये योजना बहुत अच्छी तरह बनी है। मैं उसी की मीटिंग अभी करके आया हूँ, दोनों हमारे जल जीवन मिशन का और स्वच्छता का। वहाँ पर हम जो टॉयलेट बने हैं उसको कैसे डबल फीट बनाए, कैसे उसको स्वच्छ रखे, उसके बारे में अभी हम प्लानिंग कर रहे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेकर लोगों की समस्या को हल करने के लिए जो काम करते हैं, उसी में की ये दोनों योजना है। लेकिन सर, विपक्ष की एक आलोचना है, इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं, जब वो ये कहते हैं कि एक तो आपने हर घर नल तो पहुंचा दिया पर हर घर जल नहीं पहुंचा, और कहीं कहीं पर अगर जल पहुंच भी रहा है तो वैसी गुणवत्ता नहीं है। अगर इस क्रिटिसिज्म को हम फैक्चुअली चेक कर सकें, और दूसरा अगर इसमें बदलाव करना हो तो किस तरीके से आपका मंत्रालय इस पर काम कर रहा है? देखिए, जो विरोध पक्ष है उनका काम है विरोध करना, मगर उनको एक सवाल पूछना चाहिए कि 70 साल तक वो सत्ता में रहे तो क्यों सबके घरों में पानी नहीं गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2019 में योजना शुरू की। नल है तो जल नहीं, अगर कोई हमें कहता है तो हमें वो गाली लगता है, और इसीलिए हमने अलग अलग योजना बनाकर सिंगल विलेज की आईडी बनाकर उसको पानी पहुंचाए। 15 दिन तक वो गांव में पानी दे। गांव का सरपंच और गांव के लोग जब उसका वीडियो और फोटोग्राफ बनाकर भेजेंगे और सर्टिफाइड करेंगे, जब ही हम उसको पेमेंट करना शुरू किया है जी। तो इसके कारण जहां पानी के सोर्स कम पड़ गए थे, वहां भी हमने जो ग्राउंड वाटर से पानी लेते थे, तो हमने राज्य सरकारों को भी कहा कि अभी उसको सरफेस वाटर से पानी लाने की व्यवस्था इस स्टेट गवर्नमेंट का काम है। पानी सब्जेक्ट ही राज्य सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो एक सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल सहयोग और आर्थिक सहयोग किया है। तो जहाँ ये सोच की कमी थी, वहाँ पर भी हमने गांधीनगर में एक बायोसेक की ओर से पूरा सर्वे करवा कर 700 जिलों में, पूरे देश के 700 जिलों में कहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर बनाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा पानी का स्तर बढ़ाना चाहिए, वो भी हमने सभी को भेजा है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ ये जल जीवन मिशन भी साथ में जुड़ेगा, या सरफेस वाटर से पानी आएगा तो सबके घर में पानी जाएगा। जो हमारे पास कंप्लेन आई थी, करीब 17,000 कंप्लेन आई थी, उसमें से हमने सबके ऊपर एक्शन लिए। करीब 400 अधिकारी, एक मिनिस्टर अभी भी जेल में है, एक IAS अधिकारी भी जेल में है, और बाकी भी जिसको एक्शन लेना था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैकलिस्ट करना था, उनसे रिकवरी करनी थी, वो सभी काम हम लोग कर रहे हैं। सर, एक नमामि गंगे मिशन के बारे में हमने 2014 के बाद से लगातार सुना है, और खास तौर पर जब से आपने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, और आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत 2047 को लेके, नमामि गंगे मिशन को सक्सेसफुली आप कैसे देखते हैं? इसको रेट कितना करते हैं कि कितना बेहतर हुआ, कितना बदलाव हुआ? वहाँ गंगा के प्रति सबके मन में एक भावना है। ये नदी नहीं है, एक भावनात्मक रूप से हम सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। 5 राज्यों में से ये नदी पसार होती है और कई लाखों लोगों को उसमें से रोजगारी भी मिलती है। मगर यही जो गंगा किनारे के गांव है या इंडस्ट्री है, उसके अंदर से जो उसको डस्टबिन बना दिया गया था, आज तक सभी लोगों ने, मैं किसी एक के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, मगर उसको सफाई करने के लिए अभी तक हमारे मंत्रालय ने 211 STP बनाए हैं, और जो भी नदी में गिरने वाला पानी वो ट्रीट होके जाए उस तरह की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने 5 राज्यों में से पसार होने वाली इस नदी को हमने ड्रोन से भी सर्वे किया कि अभी तक छोटा भी नाला अगर कहीं से आता हो तो उसको भी टैप करके वो पानी बिना ट्रीट के नदी में नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी आपको पता है कि वहाँ की सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था, हमें STP बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मैं अभी लास्ट वीक में मैं वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी जी को मिला था, और उन्होंने कहा कि हम जल्दी से ही वो जगह उपलब्ध करवा देंगे, तो वो भी STP बन जाएंगे, तो वो नदी का जो अभी जो हिस्सा पानी वहाँ गंदा जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। हमने सभी जो वहाँ पावर प्लांट है, करीब 63 पावर प्लांट इस नदी के ऊपर है, उन सबको कहा है कि आपको टर्सरी ट्रीटेड वाटर यूज करना पड़ेगा, आप सीधा नदी में से पानी नहीं ले सकते। तो इस तरह से जो भी एक्शन लेना है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है
कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की ये योजना वो आने वाले दिनों में बिल्कुल सफल होगी और माँ गंगा बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी। बिल्कुल, और माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर यूं ही बना रहे, इस बात की उम्मीद हम करते हैं। लेकिन आपने दो बड़ी अच्छी बातें कही सर, एक तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल, उससे आप लोग पार पाने की कोशिश कर रहे हैं उस चुनौती से, दूसरा रेन हार्वेस्टिंग की आप बार बार लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती भी हमारे सामने है, और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है, तो कहीं पर सूखा होता है। तो जो हमारी जल नीति है वो इन दो चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है? आपने जो कहा उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि 6 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, और साथ में यह भी कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी में सहयोग करना चाहिए। राजस्थान के जो व्यापारी सूरत में रहते हैं, उन्होंने 40,000 स्ट्रक्चर राजस्थान में अपने पैसों से बनाए, 35,000 स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में बनाए, और बिहार के 10 जिलों में हर गांव में 4 स्ट्रक्चर बनाए। और मैं इसे आगे जाके कहूँगा कि हमारा टारगेट था, पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक का 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का। हम 27,50,000 स्ट्रक्चर बना पाए। हमने नया टारगेट लिया था 1 करोड़ का, हम 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बना पाए, जो लोगों के सहयोग के साथ और मनरेगा में से भी सहयोग लेते हुए बनाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि इतने लोग जो सहयोग कर रहे हैं तो सरकार की ओर से भी कोई सहयोग होना चाहिए। उन्होंने मनरेगा के अंदर इसको समाविष्ट करते हुए कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी को निर्देश दिए थे, और उसमें से भी सभी कलेक्टरों ने करीब 48 लाख स्ट्रक्चर वहाँ से भी बनाए हैं। मैं मानता हूँ कि जब तक हम जो पानी यूज करते हैं, हम अपने मानते हैं कि हमारा पानी हमारा अधिकार है, मगर ये अगर जमीन में से हम पानी निकालते हैं तो बहुत बड़ी समस्या करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होती है 4,000 BCM, हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की, और 2047 तक हमारी आवश्यकता बढ़ेगी 1180 BCM की। हमारे पास 6,500 डैम होने के बावजूद और नदी नाला सब मिलाकर हमारी जल संचय की कैपेसिटी सिर्फ 750 BCM की है। हम जमीन में से पानी दोहन करते हैं, उसके कारण उसका स्तर नीचे जा रहा है, उसकी क्वालिटी बिगड़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी आह्वान किया, और जल संचय के लिए जो लोगों ने सहयोग किया कि कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके अंदर 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बने हैं। हमारे पहले 27 लाख स्ट्रक्चर में करीब 2.4 BCM पानी जमीन में गया था। अभी हमने 6 गुना स्ट्रक्चर बनाए हैं। मुझे लगता है हम 10 से 12 BCM बारिश का पानी जमीन में उतार पाएंगे। तो ये समस्या, जैसे हम डैम में बनाते हैं तो डैम बनाने में 25 साल लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और जो नदियों पर डैम बनने जैसी नदियाँ हैं वो सब बन गई है या अभी बन रहे हैं, तो नई नदियाँ अभी बहुत कम बची है कि जहाँ ऐसे डैम बन पाएंगे। और डैम बनने के बाद हम कैनाल से पानी देते हैं तो कैनाल के अगल बगल के गाँव में या खेतों में तो पानी मिल जाता है, मगर जहाँ दूर दरार के गाँव हो या खेत हो, वहाँ पानी नहीं मिलता। तो वहाँ पर अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करते हैं तो उनको जो पानी की आवश्यकता है वो पानी उनको वहाँ पर मिल जाता है। और इसीलिए जो शहर के लोग हैं उनको करीब पर हेड 125 लीटर पानी मिलता है, गांव में करीब 55 लीटर पर हेड पानी मिलता है। अगर एक छोटा घर है, 4-5 लोग रहते हैं, तो भी और 300 लीटर पानी रोज का यूज करता है। वो एक साल में करीब 2 लाख लीटर पानी यूज कर लेगा। और वो पानी अगर जमीन में डालेगा नहीं तो ऐसा होगा कि बैंक में हमारी जो FD होती है उसका हम इंटरेस्ट यूज करें जब तक, तो FD आपकी सलामत है। पर जब हम FD तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। उसी तरह पानी जो हमारे पास स्टोर है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, वो पानी को हमें यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमने धरती माता से जो पानी लिया है उसको वापस डालने की जवाबदारी हमें लेनी पड़ेगी। हमारे घर से, हमारे बंगला हो, अपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पर से कोई भी पानी बहकर बाहर नहीं जाना चाहिए और जमीन में ही उतारना चाहिए। उसी के लिए सबने संकल्प अगर हम करेंगे तो पानी की बचत होगी।
और बहुत बड़ा काम उसके अंदर हो पाएगा। बिल्कुल, और एक उपलब्धि का जिक्र करते हुए इस चर्चा को समाप्त करूंगी, क्योंकि कल ही पाटिल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की है और शेखावटी जैसे इलाके जहां पर यमुना के पानी का बेसब्री से इंतजार होता था, 30 साल से उस पानी का इंतजार था, जिसे लेकर एक MOA साइन किया गया है और जिससे शेखावटी जैसे इलाकों को पानी की उपलब्धता को लेकर एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसी तरीके से आपका मंत्रालय काम करता रहे और विकसित भारत में योगदान देता बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रहे। थैंक यू सो मच सर।